सभी गव सिद्धों को शुभाशीष। और इसके अलावा जो लोग आए हैं सभी को नमस्कार। आज का जो यह सत्र है वो दो विषयों पर केंद्रित संवाद होगा। फिल्मों में जो नीचता दिखाई जा रही है यह विषय, और दूसरा है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सरकार ने सारा विषय जनता के ऊपर छोड़ दिया है। ये दो विषय। तो आज के इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। ओंकार का लंबा नाद, इसके बाद गौ नमस्कार। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गौरक्षा के सूक्त भी गाएंगे। नमो भगवते त्र्यंबकाय उपशमयोपशमय चुलो चुलो मिली मिली भिदि भिदि गोमानिनी चक्रिणी हूँ पट अस्मिन् ग्राम गोकुलस्य रक्षां कुरु कुरु शांति कुरु कुरु। घंटाकर्णो महासेनो विरह प्रोक्तो महाबल मारी निर्णासनकर समापातु जगतुत्पत्ति। नमोस्तु धेनवे च नमः सुरभ्यो सगत्यो नमः सर्वजगज्जननयो देव्यो जग्नदक्ष तत्परायो सुधार्णवायो च नमो नमस्ते। भारत देश की रक्षा करने वाले जो हमारे वीर जवान हैं, सैनिक हैं, उनके परिवारों के ऊपर जो अश्लील चित्रण एकता कपूर ने किया है, वर्तमान के समय में सोशल मीडिया पर यह मुख्य विषय के रूप में छाया हुआ है और स्थान स्थान पर एकता कपूर के ऊपर लोग एफआईआर भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि केवल एकता कपूर नहीं बल्कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं
जो भारतीय संस्कृति पर कीचड़ उछालकर अपने को लाइमलाइट में लेकर के आते हैं। कोई भी फिल्म बनना और उसके ऊपर कोई भी फिल्म या सीरियल वेब सीरीज बनना और उसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी करा करके और उसको फेमस करा देना, ये बॉलीवुड की बहुत पुरानी चाल रही है। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं भारत भूमि पर, और उससे हमारी संस्कृति को राष्ट्र के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देने वाले योद्धाओं के जीवन और आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर हो सकता है, इसको कुछ शोध के विषयों से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए कि इन लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाए, इन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। हम चलते हैं 17वीं शताब्दी के कुछ इतिहास के उन पन्नों को टटोलते हैं जिस पर अंग्रेजों ने काम किया और उसके परिणामों को भारतीय संस्कृति, भारत के कानून, भारत की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने में टूल्स की तरह काम में लिया। अठारहवीं शताब्दी में हमारे यहाँ एक वैज्ञानिक हुए बंगाल के, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बसु। आपने उनका नाम सुना होगा। उन्होंने सबसे ज़्यादा शोध वनस्पति विज्ञान के ऊपर किया और एक बहुत बड़ा प्रयोग उन्होंने ध्वनि तरंगों के ऊपर किया कि ये ध्वनि तरंगे क्या है। और इसी का एप्लीकेशन बाद में रेडियो का रूप लिया, रेडियो बना। रेडियो बनाने का श्रेय वर्तमान का समय मार्कोनी को देता है, लेकिन मार्कोनी तो एक केवल चोर था। वो जगदीश चंद्र बसु के ध्वनि तरंगों के बेतार स्थानांतरण की थ्योरी को चोरी कर और उसने एक कमर्शियल डब्बा बनाया जिसका नाम रेडियो दिया गया और बाद में इसका पूरा श्रेय मार्कोनी को चला गया। जबकि इसका मूल श्रेय जगदीश चंद्र बसु को जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने एक स्थान पर ध्वनि तरंगों को द्विशूल के माध्यम से उत्पन्न कर और उन तरंगों को बेतार, बिना तार से दूसरे स्थान पर प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी खोजकर दुनिया को दी थी। द्विशूल के इन तरंगों के स्थान पर मार्कोनी ने ध्वनि तरंगों को स्थानांतरण कर इस खोज का पूरा श्रेय ले लिया। ये यूरोप के जितने वैज्ञानिकों का नाम जानते हैं, ये सब सिद्धांतों को चोरी करने वाले चोर हैं। चूंकि उस समय पूरी दुनिया में ब्रिटेन की सत्ता थी और ब्रिटेन के सत्ताधारी समुद्री लुटेरे ये समझते थे कि गुलामों के द्वारा खोजी गई कोई वस्तु या सिद्धांत उनकी नहीं होती है और वो जिसके गुलाम होते हैं उनकी होती है।
इसी आधार पर चाहे ऋषि कणाद के नियम हों, ऋषि अगस्त के नियम हों, इन सभी का श्रेय यूरोपियन चोर वैज्ञानिकों को दे दिया गया। जगदीश चंद्र बसु जी का पूरा जीवन जिस वनस्पति विज्ञान के शोध पर गया, उसमें सबसे मूल बात उन्होंने कही कि जिस तरह से हमारे शरीर में प्राण हैं, उसी प्रकार से वनस्पतियों में भी प्राण है। गव्य पुराण में भी मैं इसी तथ्य को पढ़ाता हूं आपको कि सृष्टि के संतुलन के लिए जीव जगत और वनस्पति जगत दो हैं। जीव जगत के पास गति है, वह गतिशील होकर के पृथ्वी का संतुलन करने में सहभागी बन सकता है, लेकिन वनस्पति जगत एक ही स्थान पर खड़े होकर के और पृथ्वी के संतुलन में अपने आप को सहभागी बनाता है। आत्मा तो दोनों में है, प्राण दोनों में है। वनस्पतियों में प्राण है, इसको आधुनिक विज्ञान के प्रयोगशाला में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सिद्ध करके दिखाया, वो है हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु। उनका एक एक्सपेरिमेंट जो आज सभी से मैं आपके समक्ष संवाद के रूप में रखूंगा कि उन्होंने एक ही पौधे के दो बीज को बिल्कुल एक ही प्रकार की मिट्टी में दो कमरे में बोया और दोनों बीज जिस मिट्टी में बोए गए उसमें दोनों की मिट्टी में पौष्टिकता समान हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया और उसमें जल और सूर्य का प्रकाश दोनों में बराबर मात्रा में दी गई। दोनों पौधे अंकुरित, दोनों बीज अंकुरित हो गए। अंकुरित होकर छोटे नन्हे पौधे का रूप धारण किया। थोड़ा सा बढ़ गया वो, उसमें 4 पत्तियां आ गई और उसी के बाद से वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने दोनों पौधों के साथ दो तरह का व्यवहार किया। एक पौधे के साथ दुर्व्यवहार किया और एक पौधे के साथ सद्व्यवहार किया। जब भी सद्व्यवहार करने वाले पौधे के पास से गुजरते, तब उनका व्यवहार उस पौधे के प्रति बड़ा नेक रहा। उसके पत्तियों को पुचकारते हुए, उसकी सुंदरता का बखान करते हुए, उसके समक्ष उसकी बहुत बड़ाई की। तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारी पत्तियां कितनी कोमल है, तुम बड़े हो जाओगे, तुम में पुष्प लगेंगे, वह पुष्प फल में परिवर्तित होगा और हमें कितना अच्छा लगेगा तुम्हें खिलता हुआ देखकर, आदि आदि। लेकिन उसी स्थान पर दूसरे पौधे के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। तुम कितने कुरूप दिखते हो, तुम बड़े होकर क्या कर लोगे, तुम में कोई सुंदरता है क्या? रोज तुम्हें मैं पानी देता हूं, सूर्य के प्रकाश में रखता हूं, क्या तुम मेरी भला कर लोगे? तुम्हारे पुष्प खिलेंगे, कितने बदसूरत होंगे, तुम में फल लगेगा, कितना कसैला होगा, कोई खाएगा तुम्हारे फल को, कितना दुख होगा उसको। और ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार उन्होंने उस वृक्ष के साथ किए, पौधे के साथ किए।
पता है क्या परिणाम आया? जिस पौधे के साथ उन्होंने सद्व्यवहार किया था, वो पौधा बहुत ही तेजी के साथ विकसित हुआ और सच में उसके पुष्प बहुत सुंदर खिले। उसके पुष्प में सुगंध भी आया। लेकिन वहीं पर दूसरा पौधा जिसके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, वह पौधा धीरे 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 सूख गया और खत्म हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर लिया। जब यह अनुसंधान जगदीश चंद्र बसु भारत में कर रहे थे, उस समय कोलकाता, जहां उनका निवास और प्रयोगशाला था, वह जगह अंग्रेजों ने भारत की राजधानी के रूप में कब्जा किए हुआ था। जब अंग्रेजों को जगदीश चंद्र बसु के इस शोध के बारे में पता चला, तब अंग्रेजों ने इस पर विस्तार से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद इसी थ्योरी को उन्होंने भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को तोड़ने में लगाया और उन्होंने तय किया कि जिस प्रकार से यह पौधा दुर्व्यवहार के कारण धीरे धीरे सूख गया, इसमें पुष्प भी नहीं खिले, फल भी नहीं आया और इस पौधे ने अपना प्राण तोड़ दिया, क्यों न इसी सिद्धांत के आधार पर हम भारतीय संस्कृति के प्राण को भी तोड़ दें। और इसी के बाद उन्होंने कुछ कानून बनाए कि भारत का जो अभियांत्रिकी वर्ग है, भारत की जिन जातियों के पास टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी के बल पर भारत की उत्पादन सत्ता विश्व में दूसरे नंबर पर आती है और भारत का पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट मार्केट पर 20% से ज्यादा कब्जा है, उन जातियों को वनस्पति पर किए गए शोध के आधार पर तोड़ दो। तो उन्होंने एक कानून बनाया अंग्रेजों ने कि भारत की जितनी ये कार्मिक जातियां हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जातियां हैं, जिनको भारत के लोग विश्वकर्मा पुत्र कहते हैं, कृषि पुत्र कहते हैं, इन सबको समाज में कोई भी किसी भी प्रकार का सम्मान ना मिले, ऐसा कानून बनाया और इम्प्लीमेंट कर दिया और एक नए शब्द को गढ़ा जिसका नाम है अनटचेबिलिटी, अस्पर्श्यता। ये सब जातियों के वर्गीकरण में, अंग्रेजों के द्वारा की गई जातियों का जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में इनको सबसे नीच स्थान पर दिखाया और जिस कानून को व्यवहार में लाया गया, उस कानून के व्यवहार में इन जातियों को सबसे घटिया और नीच जाति का दर्जा देकर यह प्रचारित किया गया कि ये सभी जातियां अछूत हैं, इनके घर का भोजन करना तो दूर, इनके हाथ का स्पर्श किया हुआ पानी भी नहीं पिया जा सकता। इस विषय को सिद्ध करने के लिए उनके पास कुछ तर्क था और वह तर्क ये था कि भारत का जो पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, वो इन कार्मिक जातियों के घर भोजन भी नहीं करते थे, जिसका कारण कुछ और था। इसका कारण अछूत नहीं था। इसका कारण यह था कि भारत में जब मनु आधारित सामाजिक व्यवस्था जब बैठी, तो चार जो वर्ण बांटे गए,
इन चारों वर्णों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई। सबसे जो ऊंचा शूद्र वर्ण है, इसको जिम्मेदारी दी गई उत्पादन की, कि आप उत्पादन के क्षेत्र में आओ, उत्पादन करो। उसके उत्पादन को विश्व बाजार देने के लिए दूसरे नंबर पर वैश्य वर्ग को रखा गया, व्यापारी वर्ग को रखा गया। और जब भारत का बाजार विश्व में फैल गया और बहुत धन आने लगा भारत में, तो विदेशी आक्रमणों से भारत को और भारत की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस बल की जरूरत हुई, उसके साधकों को तीसरे नंबर पर क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। और अंत में नीति निर्धारण के लिए, न्याय व्यवस्था और कानून के लिए चौथे नंबर पर जिस वर्ण की स्थापना की गई, वह है पुरोहित वर्ण और ब्राह्मण वर्ण। पुरोहित और ब्राह्मण वर्ण को यह जिम्मेदारी दी गई कि यह जो शूद्र वर्ण है, जो उद्योग उत्पादन से जुड़ा हुआ है, इनके वस्तुओं का विपणन आप वैश्यों के माध्यम से कराओ। और इस विपणन की व्यवस्था में आप इन शूद्र वर्ण से किसी भी तरह का कमीशन मत लेना। यह निःशुल्क सेवा आपकी होनी चाहिए शूद्र वर्ण के साथ। तो नियम बना कि आप इन शूद्र वर्ण के घर से पानी तक नहीं लोगे। बिल्कुल निस्वार्थ भावना के साथ यह जो शूद्र वर्ण का जो उत्पादित वस्तुएं हैं, इनके जो अनाज हैं, लकड़ी के कारीगरी से बना हुआ जो सामान है, लोहे की कारीगरी से जो बना हुआ सामान है, स्वर्ण चांदी जो आभूषण हैं, इन सब के विपणन का काम आप वैश्यों की मदद से कराओगे। और इसके बदले में आप कुछ भी नहीं लोगे इनसे। तो एक बड़े ही सशक्त बंधन में बांध दिया गया कि आप इनके घर का पानी भी नहीं पी सकते। कमीशन के नाम पर आप पानी भी नहीं मांग सकते इनसे, लेकिन इनके वस्तुओं के विपणन की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अब ये जो जिम्मेदारियां हैं, कुछ संस्कारों में ढाल करके और दिया गया। जैसे एक बड़ी सरल बात है कि शूद्रों के घरों में, वैश्यों के घरों में और क्षत्रियों के घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा कराने का एक विधान चला। ये कहा गया शूद्रों को कि आप अपने घर की शांति के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। सत्यनारायण वह कोई शरीर वाला भगवान नहीं हो सकता है। सत्यनारायण वह ईश्वर जो प्रकृति के सत्य से जुड़ा हुआ है, इनका पूजा कराओ, पूजा करो आप। तो पूजा के लिए पूजा कौन कराएगा? तो जो विधि व्यवस्था में है, जो कानून व्यवस्था में है, वह व्यक्ति आएगा। यानी पुरोहित वर्ण का व्यक्ति शूद्र के घर में भगवान सत्यनारायण की पूजा कराने के लिए आएगा। वैश्य के घर में वो जाएगा, क्षत्रियों के घर में वो जाएगा और पूजा कराने के लिए वो पूरा एक लिस्ट तैयार करके देगा। और वो कहेगा, यजमान, ये पूजा कराने के लिए, भगवान सत्यनारायण को प्रसन्न करने के लिए आपको 5 मिट्टी के नए मटके चाहिए, 1 लकड़ी का नया पीढ़ा चाहिए, नया चाकू चाहिए, 2 गज नया कपड़ा चाहिए और ताजे फल चाहिए, दीपक के लिए घृत चाहिए। तो जिसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है, वो क्या करेगा? वो शूद्रों के घर से मिट्टी का बर्तन लाएगा, बुनकरों के यहाँ से कपड़ा लेकर के आएगा, किसानों के यहाँ से फल सब्जियाँ लेकर के आएगा, प्रसाद के लिए अनाज लेकर के आएगा। और फिर भगवान सत्यनारायण की जो कथा है,
उस कथा को पुरोहित बांचेंगे। और अंत में पुरोहित को क्या मिलेगा? दक्षिणा स्वेच्छा के हिसाब से। उसकी जो इच्छा है वो दे दे, वो पुरोहित डिमांड नहीं कर सकता। और फिर कभी वह पुरोहित अगर उस गली से गुजर जाए, उस यजमान के गली से गुजर जाए, तो वह पूजा कराने के बदले में कुछ कमीशन ना मांग ले। इसके लिए एक सामाजिक बंधन में बांध दिया गया कि आप उनके घर का पानी तक नहीं पियोगे। शूद्र वर्ण के सारे उत्पादन की मार्केटिंग वो पुरोहित कराएगा, लेकिन बदले में कुछ लेगा नहीं। इतनी ऊंची व्यवस्था भारत में थी, तो पुरोहितों का घर कैसे चलेगा? तो उनको एक जन्मसिद्ध अधिकार दिया गया कि आप भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर लो। भिक्षा करके खुद का और खुद के परिवार को चला लो, और जीवन भर इन शूद्रों और वैश्य समाज की सेवा में लगा दो। ये कितनी ऊंची सोच रही होगी। इसी विषय को अंग्रेजों ने लिया और उलट करके इस विषय को फिर से रख दिया समाज में। दे दो। कि ये पुरोहित तो तुमको अछूत समझते हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीते। आप देखो, मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत के पेरियारों ने किया। अंग्रेजों ने उनको अछूत रखा और कहा कि इनकी परछाई से भी दूर भागो। शूद्रों का छुआ हुआ पानी ना पियो। ये मटका बनाने वाले, कृषि का कर्म करने वाले, लकड़ी के और धातु के वस्तु बनाने वाले, इन लोगों ने अपने हाथ से गढ़ करके इन वस्तुओं को बनाया है, वो तो पवित्र है, लेकिन जिस हाथ ने गढ़ा है वो अपवित्र कैसे हो सकता है? इस समझ से अंग्रेजों ने भटका दिया। और ये पूरा जो कार्मिक समाज है भारत का, जिसने दुनिया के विश्व बाजार पर कब्जा कर रखा था, इनको अछूत की श्रृंखला में ला करके, इनको दुत्कार कर, इनको गालियां देकर, इनके साथ दुर्व्यवहार करके, और वैसी ही स्थिति करनी चाहिए जैसी स्थिति एक पौधे को वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने करके दिखाया था। धीरे धीरे हमारे मनस्पटल पर यह बैठता गया कि वास्तव में ये जातियां अछूत है, ये स्पर्श करने लायक नहीं है। परिणाम क्या आया? कुम्हारों ने अपने बच्चे का भविष्य मिट्टी के बर्तन की कारीगरी में नहीं लगाया। सुथारों ने अपने बच्चों का भविष्य कास्ट इंजीनियरिंग में नहीं लगाया। लुहारों ने अपने बच्चों का भविष्य आयरन इंजीनियरिंग में नहीं जाने दिया, और एक गलत चीज प्रचारित की कि जो अंग्रेजों की नौकरी करेगा वो सबसे सम्मानित वर्ण है। जो कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर निदान, उलट दिया। उत्तम नौकरी मध्यम वाण कर दिया। और हम सहज प्रवृत्ति के लोग, भारत के लोग बड़े सहज होते हैं, तो हमारी सहजता ने इसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके पूरा जो वर्ण है, शूद्र वर्ण, वैश्य वर्ण और क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण, ये चारों वर्ण में आने वाली जो पीढ़ियां थी, इन लोगों ने नौकरी पेशे को ही उत्तम मान लिया। नतीजा क्या हुआ? सारे हुनर हमारे देश से चले गए।
ना तो मिट्टी पर काम करने वाले अच्छे कारीगर रहे, न ही कास्ट पर काम करने वाले कारीगर रहे, न ही लोहा पर काम करने वाले कारीगर रहे, और न ही देश पर मर मिटने वाले योद्धा ही रहे। क्षत्रियों ने अपने कर्म को नष्ट कर लिया, वैश्यों ने अपने कर्म को नष्ट कर लिया, शूद्रों ने अपने कर्म को नष्ट कर लिया, और जो पुरोहित ब्राह्मण वर्ग भारत की सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था, अपने परिवार को भिक्षाटन पर पाल करके और इन तीनों वर्णों को पुष्ट किया था, वह भी नौकरी की तलाश में भटक गया। अंग्रेजों की सोची समझी ये नीति चाल आज सफल हो गई। हम अपनी संस्कृति के एक एक पहलुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लग गए। जैसा शब्द अंग्रेजों से निकलता था, जैसे तिलक लगाना, इसको अंग्रेजों ने अंधविश्वास में रखा कि अंधविश्वासी लोग हैं तिलक लगाते। हमने उनकी बात को मान लिया। भगवान सत्यनारायण की पूजा करना, भगवान सत्यनारायण कौन है? ईश्वर जो हमें सत्य के मार्ग पर लेकर के जाता है। इसमें क्या अंधविश्वास हो सकता है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ईश्वर को मानता ही है। भूगोल के हिसाब से ईश्वर का स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन विषय तो मानना ही पड़ेगा। ये जितने नास्तिक हैं जो भगवान को नहीं मानते, ध्यान से देखना, इन पर भी जब संकट के बादल आते हैं तो एक आशा की दृष्टि से ये आकाश को निहारते हैं। आकाश में किसको तुम देख रहे हो? ये सवाल उन सारे वामपंथियों से मैं करता हूं जो अपने आप को नास्तिक बताते हैं। आपको देखा है हमने कि जब संकट के बादल आप पर गहराते हैं, तब आप भी आकाश की ओर देखते हो, उस शून्य आकाश की ओर देखते हो। उस शून्य आकाश में आपका मन किसी भगवान के स्वरूप को खोजता है, ढूंढता है कि प्रकृति मुझे आकर के मदद करे। हम भी तो उसी शून्य ईश्वर की आराधना करते हैं, बस एक सरलता के लिए हमने उसका एक स्वरूप दे दिया है, उसकी एक मूर्ति बना दी है। उस मूर्ति में हम संपूर्ण प्रकृति को देखते हैं, संपूर्ण प्रकृति के संतुलन को देखते हैं। क्या अंतर है दोनों में? अंग्रेजों ने इसी सिद्धांत के ऊपर हमारे समाज की जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, इसके एक एक पहलुओं को तोड़ा, और अंत में ऐसा हुआ कि हम स्वयं अपने आप को नीच समझने लग गए और अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझने लग गए। इसलिए अंग्रेज जो अपने जीवन में करते थे, उसे हमें अपने जीवन में उतारना श्रेष्ठता लगने लग गई। अंग्रेज पतलून पहनते थे, पतलून पहनते हैं, फुल पैंट पहनते हैं, तो फुल पैंट पहनने में हमें शान दिखने लग गया, हमने धोती को छोड़ दिया। अंग्रेज पतलून के ऊपर बेल्ट बांधते थे, तो हमने भी बेल्ट बांध करके उनके बराबर आने की समझ बनानी शुरू कर दी। अंग्रेज टोपी लगाते हैं, तो हम भी टोपी पहनने लग गए। अंग्रेज सिला हुआ वस्त्र पहनते हैं, गले में टाई बांधते हैं, तो हमने बच्चों के गले में वो फांसी का फंदा भी लगा दिया। अंग्रेज सीधे हाथ से खाना नहीं खाते, छुरी और चम्मच लेकर के खाते, तो हम भी उनके छुरी और चम्मच को अपनी भोजन व्यवस्था में लगा दी। अंग्रेजों की लुगाइयां घर में खाना नहीं बनाती, होटल में खाते थे, तो हम भी होटल में खाने लग गए। अंग्रेजों का वो सारा कुछ नकल किया हमने, क्योंकि
हमें हमारी नज़रों में अंग्रेज ऊंचे दिखने लग गए और हमने स्वयं को नीच समझ लिया। इसी नीचता ने हमारे मन में एक भाव स्थापित कर दिया कि ये गोरे बड़े हैं और इनके सामने हम भारत के काले लोग नीचे हैं। 3 पीढ़ियां चल गई, अब हमारे रक्त के कतरे कतरे में यह भाव भर गया है और यही भाव आज भी हमें ऊपर उठने नहीं दे रहा है। इस विषय से आप एक गणित लगा सकते हो कि अंग्रेजों ने भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए, यहां की कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए, हमारे वाणिज्य को तोड़ने के लिए कितनी बारीकी से सोच समझ करके कार्य किया था। और आज यही विषय मुझे बॉलीवुड में दिखता है। अंग्रेजों ने जितना तोड़ दिया, हम अभी उससे उबरे भी नहीं हैं कि बॉलीवुड के ज्यादातर, सभी के बारे में नहीं कह सकता, उसमें भी देशभक्ति के भाव वाले बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन ज्यादातर कलाकार भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इसी रास्ते पर चल रहे हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत के युवाओं में राष्ट्र के प्रति जो मर मिटने का जो भाव है, आज भी भारतीय समाज में जो उत्कृष्ट चीजें हैं, जिसके बल पर आज भी पूरा भारतीय समाज एकजुट है, 34, 35, 36 राज्य, सभी राज्य की अपनी एक सांस्कृतिक विरासत अलग है, वहां का भोजन अलग है, पहनावा अलग है, पूजा पाठ के नियम में भी भिन्नता है, सोच में विभिन्नता है, फिर भी यह भारत राष्ट्र यूरोप की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों नहीं बिखर रहा है? कुछ तो है हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था में, हमारी संस्कृति में कुछ तो ऐसा है जो भारत के मूल हिस्सों को आज भी अखंड बनाए हुए है। इसे तोड़ने की साजिश बॉलीवुड के अधिकतर जो अपने आप को कलाकार कहते हैं, उनकी मंशा होती है। और यह मंशा उनकी प्रत्यक्ष मंशा नहीं होती, क्योंकि जन्मे तो वे भी हैं इस भारत की मिट्टी में। यह उनकी मंशा प्रायोजित होती है। अरब के देशों के माफियाओं का पैसा इसमें लगा हुआ होता है। जितने भी जो ऊंचे बजट के फिल्म बनते हैं, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की बात कर लूं तो इसका एक गद्दार, अपने आप को कलाकार कहने वाला शाहरुख खान, इसके जितने भी बड़े बजट के फिल्म बनते हैं, इसमें सब अरब देश के माफियाओं का पैसा लगा हुआ होता है। और जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो अपनी मर्जी से काम कराएगा। तो केवल एकता कपूर नहीं, बल्कि बॉलीवुड में मैं जब देखता हूं तो 90% से ज्यादा जो अपने आप को कलाकार कहते हैं, इनकी नीयत में हमारे राष्ट्र की अस्मिता को तोड़ने का पूरा नियोजित व्यवस्था होती है। और इस को अरब देश के माफिया स्पॉन्सर करते हैं। वे चाहते हैं कि भारत जो आज राज्यों के रूप में अपनी विविधता को लेकर के संगठित है, वह यूरोप की तरह छोटे छोटे देशों में टूट करके बिखर जाए। लेकिन अरब देश के इन माफियाओं को पता नहीं, भारत बचा
तभी तुम बचोगे, वरना तुम्हारे पास खाने के लिए तो अनाज के एक टुकड़े भी नहीं प्रकृति देगी। इस तेल के धंधे में कब तक जियोगे? जिस दिन भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर खड़ा हो गया, सूर्य की किरणों पर खड़ा हो गया, पवन के वेग से उत्पन्न बिजली के ऊपर खड़ा हो गया, अपने संसाधनों पर जिस दिन भारत खड़ा हो गया, उस दिन क्या होगा आप कल्पना कर सकते हो। बस दोष इन कलाकारों का इतना ही है कि ये जो दिखाना चाहते हैं, अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, उसका मार्ग इनका बहुत गलत होता है। जानबूझ करके वेब सीरीज में या ऐसे फिल्मों में या ऐसे सीरियल में कुछ कंट्रोवर्शियल चीज को डाल देते हैं ये, ताकि इस विषय को लेकर के और भारत के जो बचे खुचे जो राष्ट्रभक्त युवा हैं उनके मन में उबाल हो और उनके बदले हमारे युवा उसकी पब्लिसिटी करते हैं। उनको पता होता है ऐसे दृश्य को जोड़ते हैं और पहले से ही उसको काटकर निकालने की इनकी योजना रहती है। कंट्रोवर्सी खत्म होगा, माफी मांग लूंगा और उस दृश्य को निकाल करके फेंक दूंगा, फिर तो हमारा ये फिल्म हिट ही है, सीरियल हिट ही है, वेब सीरीज हिट ही है। इस बदमाश औरत ने अपने सीरीज का नाम रखा है 3X। आज दुनिया में किसको पता नहीं है X का मतलब क्या होता है, XX का मतलब क्या होता है और 3X का मतलब क्या होता है, किसको पता नहीं है। मोबाइल पर अंगुली रखते के साथ X का मतलब समझ में आता है। तो ये बदमाश औरत एकता कपूर भारत के बच्चों को कहां ले जाना चाहती है, यह सवाल एकता से नहीं है, यह सवाल हमें उन लोगों से भी है जो इस विषय को बहुत ज्यादा चर्चित करके और एकता के कुकृत्यों का महिमा मंडन करना चाहते हैं। अब मैं किसी के व्यक्तिगत खानदान को ज्यादा उलटना नहीं चाहता। इसके बाप जितेंद्र की पूरी कहानी आप सब जानते हो, बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी मां की कहानी भी जानते हो और खुद एकता ने अपने कोख को बेचा है। इससे जलील बात और क्या हो सकता है। अपने कोख को किसी के लिए भाड़े पर जो लगा दिया हो, उसमें कौन सा मातृत्व का गुण होगा। जो औरत अपने कोख को भाड़े पर लगा दी, वो क्या भारत को समझ पाएगी। इससे शायद नीचता हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ और नहीं हो सकता। मां के शरीर में, किसी भी महिला के शरीर में सबसे जो पवित्र स्थान है वह उसका कोख है। और इस औरत ने अपने कोख को बेचा है। इसकी नीचता का और कोई दूसरा बड़ा प्रमाण नहीं दे सकते हम। इसलिए ऐसे नीच कलाकारों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और देखो, इसमें हंगामा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
आप शांतिपूर्वक इसका बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो, क्योंकि भारत का कानून आपको उससे सीधी लड़ाई की अनुमति नहीं देता। भारत के कुछ राज्य हैं, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं कि भारत के जो पश्चिमी राज्य हैं, कश्मीर जो पहले पूरा पंजाब का हिस्सा था, पंजाब जो आधा बट के हमें मिला और आधा पाकिस्तान को मिल गया, राजस्थान, और इधर आप देखो कच्छ, गुजरात, हरियाणा भी पंजाब का ही हिस्सा है। आज भी ये राज्य हमारी देश की रक्षा में सबसे ज्यादा योगदान करने वाले हैं। इन प्रदेश के माताओं का स्वप्न होता है कि मेरा एक सपूत राष्ट्र की रक्षा के लिए जाएगा। आज भी देखो एक छोटा सा हरियाणा जितना बड़ा हरियाणा है उतना बड़ा हमारा तमिलनाडु का एक कांचीपुरम जिला है। कांचीपुरम जिला का वर्ग क्षेत्र और हरियाणा का वर्ग क्षेत्र आप जोड़ लो, एक है। एक जिला जैसा राज्य जिसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप सेना में कहीं भी देखो तो अपना हरियाणा का युवा ही मिलेगा। उसका एक ही ख्वाब होता है, राष्ट्र की रक्षा। क्या गुजरती होगी उन युवाओं के ऊपर जब इस बदमाश औरत के वेब सीरीज के उस ट्रेलर को उनके बच्चे देखते होंगे। क्या ये बच्चे कभी कल्पना कर सकते हैं कि वो अपना जीवन राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित कर दें? भारतीय समाज को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने यही कुचक्र चला था, और आज ये बॉलीवुड के जो प्रायोजित कलाकार हैं अरब के माफियाओं द्वारा, इनका भी ऐसा ही षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए इस विषय को हम सभी को बारीकी से समझने की जरूरत है। टिप्पू सुल्तान के उत्पात को अगर समझना है, आ जाओ दक्षिण भारत में, आपको दिखा करके चलता हूं। टिप्पू सुल्तान के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के अवशेष को दिखाता हूं। यहां के जो राजा सत्य के मार्ग पर चलते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, उनके खानदानों को रौंदने वाला यह टिप्पू सुल्तान का इतिहास आज भी जीवंत है। यहां कभी समय निकालो उन खंडहरों को देखने के लिए। कितनी बर्बरता के साथ इस सुल्तान ने हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था को रौंद दिया था। रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अफसोस तो मुझे आता है भारत की बेटियों पर, जो ऐसे बदमाश कलाकारों के चित्र को सीने से लगा करके घूमती है। तो इस विषय पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा। इस विषय को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। या हम सभी को सोचने की ज़रूरत है, और जितनी बारीकी के साथ अंग्रेज़ों ने सोचकर नियोजित ढंग से तोड़ा, और अब ये अरब के माफिया बॉलीवुड को प्रायोजित करके जो तोड़ रहे हैं, इसको समझिए और मौन, बिल्कुल मौन, मन से निकाल दो, बहिष्कृत कर दो। इनका टेलर भी ना देखो। शायद भारतीय कानून व्यवस्था में रहते हुए
इससे बड़ा विरोध और कुछ नहीं हो सकता है। कानून हमें हिंसा के लिए इजाजत नहीं देता है और कानून का सम्मान करना एक हद तक, हाँ, जब बात सर से गुजर जाए तब मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक इन अंग्रेजों के कानून में परिवर्तन हमारी सरकार नहीं लाती है, तब तक विरोध करने का अधिकार तो है। तो हम इसका विरोध करें। और देखो, जो जिस तरह से आक्रमण करता है उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाता है। आज ये अरब के माफिया जिस प्रकार से हम पर आक्रमण कर रहे हैं नियोजित ढंग से, हमें उसका जवाब उसी प्रकार से देना पड़ेगा। सरकारें बंधन में हो सकती है, लेकिन हम भारत के लोग बंधन में नहीं हैं। तो ये जो कलाकारों द्वारा, ये घटिया कलाकारों द्वारा, कलाकार भी कहना मुझे मुश्किल लगता है इन लोगों को, प्रेस के सामने जो औरत अपना वस्त्र उतारने से हिचकिचाती नहीं हो, उसे क्या कहा जा सकता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। मीडिया में उसकी पब्लिसिटी हो, इसलिए कई बार ये एकता वस्त्र उतार कर प्रेस वालों के सामने आ जाती है। और प्रेस भी देखो चटकारे लेने वाले प्रेस हैं आज। उनको भी लगता है कि महिलाओं का नग्न शरीर अगर वो प्रकाशित करें, छापें, तो उनका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, टीआरपी बढ़ जाएगा। खैर, जो भी हो, विरोध करना हमारा अधिकार क्षेत्र में है और मैं सभी से कहूंगा कि आप इनको मन से निकाल दो। बिल्कुल इन लोगों को, बॉलीवुड को मन से निकाल दो। बॉलीवुड ने कुछ अच्छा दिखाया है तो कहीं उससे ज्यादा बुरा किया है। कुछ 10% कुछ अच्छा किया है, जैसे B.R. चोपड़ा ने महाभारत, रामानंद सागर ने रामायण बना करके जहां इस टेक्नोलॉजी की उपयोगिता को सिद्ध किया है, वहीं अगर हम गलत चीजों से तुलना करें तो बिगाड़ बहुत किया है इस बॉलीवुड ने। अच्छा बहुत कम किया है, लेकिन बिगाड़ बहुत किया है। इसलिए हम सभी को फिल्म, सीरियल्स, वेब सीरीज, इससे नाता ही तोड़ लेना चाहिए। जिस तरह से मेरे घर में टीवी का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि दिन भर 24 घंटे में 20 घंटा झूठ बोलने वाले को मैं स्थान नहीं देता। मुझे लगता है आप लोगों को भी ऐसा बहिष्कार करना चाहिए। और इस विषय को यहीं पर मैं छोड़ता हूं। दूसरा विषय जो है वो चलते हैं कि सरकारों ने हमें हमारे भरोसे छोड़ दिया। शराब के ठेके को खोलने से शुरू हुआ था और धीरे धीरे अब सब कुछ खुल रहा है। जिस गति से खुल रहा है उसी गति से यह कोरोना वायरस नुकसान भी करते जा रहा है। कारण वही है। एक इसमें बड़ी सुखद बात है कि भारत के आयुष मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और जिसमें आयुर्वेद के आधार पर हम कोरोना से कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसके कुछ सूत्र
और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक फॉर्मेट भेजा है कि आप कोरोना से बचने के लिए और कोरोना संक्रमितों की चिकित्सा किस प्रकार से कर सकते हो, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चलो कुछ तो किया। जिस आयुर्वेद को पिछली सरकारों ने मसल के फेंक दिया था, कम से कम कुछ तो सुध इन लोगों ने लिया है। ये थोड़ा सुख देता है और अब हमें भरपूर ताकत से अपने आयुर्वेद पर अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हुए और काम करने की ज़रूरत है। हमारे घर में अदरक है जिसका हम नियमित सेवन करें, काली मिर्च है जिसका नियमित सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु है फिर भी वायरस से बचने के लिए दालचीनी का उपयोग करें। तुलसी का पौधा अभी भी बचा है हमारे घरों में, तुलसी के पौधे का नियमित सुबह शाम काढ़ा पिएं। और अनजान व्यक्ति से दूरी बना करके रखें। ये सारा कुछ हमें करना चाहिए और करते हुए हमें स्वयं की रक्षा करनी है। और इसमें सबसे जो ज़्यादा कारगर है वह गौमूत्र कारगर है। गौमूत्र का नियमित सेवन करें। हमारे शरीर का तापमान बना करके रखता है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बना करके रखता है, प्रतिरोधक क्षमता को बना करके रखता है। दूसरा गव्य घृत है जिसका सेवन करें। खाने के लिए ना मिले तो कम से कम रात को सोते समय नाक में डाल करके सोएं, ताकि हमारे श्वसन तंत्र में किसी भी तरह का वायरस घुस करके उत्पात ना करे। इन सारे विषयों को अपने जीवन में उतारते हुए और अब हमें अपने काम में लग जाना चाहिए। तो अभी जो बचना है वो देखो, घर में फ्रिज से बचो, क्योंकि वस्तुएं जब ठंडा होगी तब उसमें जीवाणुओं का प्रकोप बढ़ता है। तो फ्रिज की चीज़ें काम में ना लो। जो बाज़ार से सब्जी और फल लेकर के आ रहे हैं, यदि आपके पास व्यवस्था है तो 15 मिनट के लिए उसको गौमूत्र में डुबा लें, डुबा करके निकाल करके धो करके बनाएं। इससे उन फल में और हरे सब्जियों में जो संक्रमण होगा वो पूरी तरह 100% नष्ट हो जाता है। जल के कारण जो संक्रमण की संभावना है उसके लिए भी कुछ उपाय है हमारे पास, जैसे कि जल में गौमूत्र मिला दें। एक मटका पानी 10 से 15 लीटर का पानी अगर है तो उसमें 100 मिलीलीटर गौमूत्र मिला करके और फिर उस पानी का उपयोग करें, या गोमे भस्म डाल करके उपयोग करें, या फिर सहजन की पत्तियों को डाल करके और फिर काम में लें। तो इससे पानी में आया हुआ कोई संक्रमण होगा तो वहीं पर नष्ट हो जाएगा। तो हम जो है जल के माध्यम से अपना बचाव का काम करें, फल सब्जियों के माध्यम से अपना बचाव का करें, और बनती कोशिश जितना संभव हो सके किसी भी भोजन को सीधे आग पर पका करके मत खाइए। इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब हमारे शरीर में कार्बन का अनुपान बढ़ जाएगा तभी कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर आ करके बैठ सकता है, क्योंकि वायरसों का घर कार्बन युक्त वायुमंडल होता है। ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल में किसी भी प्रकार के वायरस जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाइए। आप भोजन को उबाल कर खाइए या भोजन को भाप में पका करके खाइए। अग्नि पर, सीधे अग्नि पर तैयार किया हुआ भोजन से बचो। तो इन सारी चीज़ों से हम अपने स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। तो ये विषय जो है इसको मैं यहीं पूर्ण करता हूँ। ज़्यादा समय